मनहर ठहाका पुरस्कार 2019 सुरेंद्र यादवेंद्र कोटा, देश विदेश प्रख्यात हास्य का वो कवि। और आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठे रहिए, जब वो गरजेंगे गूंजेंगे तो मैं हमारे स्वागताध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी तुलसियान साहब, जेपी खेमका जी, चित्रसेन सिंह जी, विजय जी लोहिया, सभी से निवेदन करूंगा हमारी इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, तो आप सभी मेरे बिना किसी निवेदन के, आदेश तो नहीं कहूँगा, आदरणीय ओझा जी आपके कर कमलों से ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, श्रीफल और प्यारा सा वो सफ़ेद कवर जिसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि सम्मान की कीमत होती है। मैं विजय जी लोहिया साहब से निवेदन करूंगा वो कवर जरूर दें, हाँ, क्योंकि बिना कवर के कुछ कवर नहीं होता है, तो ये ज़रूरी है। शर्मा जी, विजय जी को कृपया कवर दीजिए। तो जितनी ज़बरदस्त तालियां बजाएं दोस्तों, मेहमानों का स्वागत तो होता है, लेकिन अपने लाडले का स्वागत होना कवि मंच पे हिंदुस्तान के सर्वोपरि संचालक जिन्होंने इतनी तारीफ़ें पाई, आज भी हम गुणगान करते हैं। हाँ, सभी साथ में आ जाएं, ये दुर्लभ चित्र होगा, निवेदन करूंगा, बड़ा अच्छा लगता है। पुनः मैं हमारे संस्था के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, कार्यकर्ताओं से, ये बड़ा अच्छा लगता है। हम जितने पन्ने पलटते हैं, हमारे सभी सहयोगी दिनेश जी केजरीवाल, अनिल जी गाड़ोदिया, मनोज जी सिंघानिया, आशीष जी केजरीवाल, शांति चतुर्वेदी, रचना पांडे जी, अजय जी केडिया, राजू मिश्रा, सुशील जी पोद्दार, सज्जन जी मोदी, गौतम केजरीवाल, रमेश जी मोदी, श्री किशन सराफ, बंटी ठाकुर, श्रीमती दीपा मिश्रा, विकास दुबे जी, सुरेश जोशी जी, विजय मुरारका, रघुनंदन जी सोमानी, पवन जी चौधरी, मनोज जी शाह, डॉक्टर नवीन निर्मल, रवि खेतान जी। बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद हमारे साथ है। अब कवि सम्मेलन तो देखो वास्तव में हो चुका है, हाँ, और कुछ बातें जो बताना जरूरी है। संतोष जी को, ठहाका की पूरी समिति को, सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि संतोष जी इतनी अस्वस्थता के बावजूद इतना बड़ा आयोजन करते हैं। आप तालियों से ये दुआ करें कि ये सबकी इच्छा है कि अगली बार बिना व्हील चेयर के इस मंच को आकर के और वो संबोधित करें। बाबू जी के, दद्दा के मेरे पे बहुत एहसान है। मैं 80 से शुरू हुआ, 79 से कवि सम्मेलन में, तो केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास के कवि सम्मेलन करता था। संतोष जी ब्यावर में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा था, 3 दिन का, दादा मनहर जी का। 3 दिन तक वो सम्मान समारोह, मेरे ख्याल से तो वो बात पहुंची नहीं होगी, वरना लिम्का बुक में तो कम से कम आना ही चाहिए कि किसी का सम्मान इतना बड़ा भी हो सकता है कि 3 दिन तक कंटिन्यू किसी का अगर सम्मान चला राजस्थान के ब्यावर शहर में, तो वो दादा मनहर जी का। 3 दिन तक कवि सम्मेलन भी हुए, गोष्ठियां हुई, उनका सम्मान हुआ, अद्भुत सम्मान। वैसा सम्मान मैंने 35 साल से मैं मंच पे हूँ, आज दिन तक किसी का भी नहीं देखा जो मनहर जी का हुआ था। उसी सम्मान समारोह में उन 3 दिनों में ही पहली बार मैं दादा की नज़रों में आया, बाबूजी की नज़रों में आया। और मैं जैसे ही घर पहुंचा तो जब मोबाइल थे ही नहीं, वो लाइटिंग कॉल वाले वो थे घर पे, टेलीफोन। तीसरे दिन दादा का फ़ोन मेरे पास आया कि 7 दिन के लिए बम्बई आ जाओ, और उसके पहले मैं बम्बई आया नहीं था, कवि सम्मेलन में नहीं आया था। 7 दिन के लिए उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया। मैं बड़ा गदगद, आश्चर्यचकित, मेरे लिए तो एक कल्पना की उड़ान। मैंने कहा ये क्या हुआ। और साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मनहर जी इतने बड़े देश के संयोजक थे, इतने बड़े ठहाकों के कारीगर थे कि वो मुझे 7 दिन के लिए बुलाया, और उसके बाद यहाँ बम्बई से मैं तो उस हिसाब से ही कपड़े लेके आया था। यहीं उन्होंने कपड़े खरीदवाए, फिर बेंगलोर ले गए, चेन्नई ले गए, कलकत्ता ले गए, पूरा देश उन्होंने मुझे घुमाया। मुझे अखिल भारतीय बनाने वाले दादा मनहर जी। फिर बाद में 2-2, 4-4 दिन के लिए 2-2 प्रोग्रामों के लिए बुलाते थे, 15-15 दिन तक यहीं रख लेते थे। और एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ, 2 साल बाद जब मैं बहुत यहाँ पर वो बुलाने लगे, उनकी टीम का परमानेंट मेंबर था,
तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सुरेंद्र, तुम में जो भी, उन्होंने देखा होगा मुझ में कि तुम में जो प्रतिभा है, तुम कोटा के एक छोटे से कस्बे बारां में पड़े हुए हो, तुम्हारी ज़रूरत बारां को नहीं, तुम्हारी ज़रूरत मुंबई को है। मैंने भाईंदर में एक फ्लैट लिया है, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 85 की, और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तुम उसकी चाबी ले लो, 1 रुपया किराया नहीं, तुम यहाँ कवि सम्मेलन करते रहना और तुम्हारा काम यहाँ चलता रहेगा। लेकिन मेरी कुछ पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, मजबूरियां थी कि मैं नहीं आ पाया, और उस समय अगर बम्बई आ गया होता तो पता नहीं कुछ और होता। लेकिन फिर भी मैंने अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं की वजह से दूसरी बात अब जो मुख्य है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जो मुझे आज दिया गया वो पुरस्कार हो सकता है, संतोष जी, और आपके लिए ये सम्मान हो सकता है। वो आपकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन न तो मैं इसे पुरस्कार मानता और न मैं इसे सम्मान मानता। मैं क्या मानता हूँ, मैं आज ही लिखी 4 पंक्तियों से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी जी। और ये मेरे लिए किसी भी पद्मश्री या पद्म विभूषण से किसी भी तरह कम नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा सम्मान है। क्योंकि आप सब जानते हैं पद्मश्री और ये सरकारी सम्मान जुगाड़ तुगाड़ ये वो जोड़ तोड़ से मिलते हैं। केवल यही सम्मान देश में एक ऐसा है, यही पुरस्कार एक ऐसा है जो योग्यता के आधार पर दिया जाता है। उसका नाम है ठहाका पुरस्कार। मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं सम्मान भी नहीं मान रहा हूँ, पुरस्कार भी नहीं मान रहा हूँ, किस रूप में इसको स्वीकार कर रहा हूँ। 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि सरकारी सम्मानों से बढ़कर के ये 21 मिला, वो 19 ही है, और भी मिले मुझे बहुत पुरस्कार सम्मान, पर सरकारी सम्मानों से बढ़कर के ये 21 मिला। अभिभूत हूँ, बड़भागी हूँ, मुझको ठहाका 19 मिला। बड़भागी हूँ, अभिभूत हूँ, मुझको ठहाका 19 मिला। और स्वर्ग लोक से धराधाम मैं दादा मनहर जी के मन में बसता था इसीलिए। संतोष जी सुने एक पंक्ति, मैं दादा मनहर जी के मन में बसता था इसीलिए स्वर्ग लोक से धराधाम पर मुझको यह आशीष मिला। स्वर्ग लोक से धराधाम पर मैं इसे आशीर्वाद मानता हूँ, और उनके आशीर्वाद बहुत मुझे प्यार करते थे, आज भी फल फूल रहे हैं। और दादा मनहर जी वाकई में मनहर ही थे। दादा मनहर जी वाकई में मनहर ही थे, जिससे भी मिलते थे मन हर लेते थे। वाह वाह। नाम के अनुरूप बहुत कम लोग होते हैं जो नाम के अनुरूप जिनका काम हो कि दादा मनहर वाकई में मनहर ही थे, जिससे भी मिलते थे मन हर लेते थे। और जादूगर शब्दों के मंच के खिलाड़ी बड़े, मुरझाए अधरों पे ठहाके धर देते थे। वाह। मुरझाए अधरों पे उनके ठहाके देश ही नहीं विदेशों में प्रसिद्ध हैं। ठहाकों के सरताज शहंशाह वो कहे जाते थे। उनके बाद उनकी विरासत को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि संतोष जी ने संभाला। ये भी मुझे बाद में कोयम्बटूर और जाने कहाँ का कवि सम्मेलनों में ले गए। और एक सबसे बड़ी बात जो वो कुछ बातें गफ्फार भाई ने आपको बता दी, और उनमें से एक कवि मैं भी हूँ जिसको हवाई जहाज में पहली बार मनहर जी ने बिठाया। 5 स्टार होटल में अगर मुझे पहली बार में कहीं ठहरा तो वो मनहर जी के कवि सम्मेलन में उनके माध्यम से ही ठहरा। और इन सबसे बड़ी बात जो वो है ये है कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से आकर के उन्होंने मुंबई में अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का जो साम्राज्य का विकास किया, हिंदी की काव्य की पताका को यहाँ पर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जो उन्होंने लहराया, इसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है हिंदी को स्थापित करने में, हिंदी की सेवा करने में, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को प्रचारित प्रसारित और उन्नत करने में अगर श्रेय किसी का है तो वो नाम होता है आदरणीय राम रहीक जी मनहर। हम उन्हें शत नमन करते हैं, शत प्रणाम करते हैं। और लीजिए मैं अब जैसा कि कहा गया है तो थोड़ी बहुत कविताएं, कितना टाइम है? जब तक लोग सुने तब तक सुनाए। चलो जब तक आप सुनना चाहें सुना देते हैं।
बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गजल दोनों ने, हालांकि बहुत शॉर्ट में 20-20 मैच खेला उन्होंने, दोनों कवित्रियों ने, और उनको कसर भी है। लेकिन अगली बार जब वो आएंगी ढाका में तो फिर सीरीज वाला गेम खेलेंगी, खूब चौके छक्के लगाएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया गीत दोनों ने सुनाए। इस तरह के गीत आजकल आते कहाँ हैं साहब? गीत तो बड़ा 60 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। पुरानी फिल्मों में, यहाँ जबकि माया नगरी तो फिल्मों की नगरी है, ये सारा कबाड़ा यहाँ से ही हुआ है। हाँ, अब वीर रस की कविताएं, अब वीर रस के गीत भी हुआ करते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये 365 दिन में केवल 2 दिन रह गए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। हाँ, बाकी 363 दिन तो मुन्नी बदनाम हो गई और शीला जवान हो गई। हाँ, यही चलता है। पुराने फिल्मों में जो पुराने कवि गीत लिखते थे उसमें कविता होती थी, पोइट्री होती थी। गीत इस तरह के होते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब मल्लिका शेरावत गा रही है आजकल को, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। वहां कहाँ आंचल है? उनको आंचल शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, बस गाए जा रहे। ऐसे गाने होते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। वो गाने अब इस तरह हो गए इन 60 सालों में कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर चिपका दो बाजार में। अरे तू प्यार कर रहा है कि इलेक्शन लड़ रहा है? वाह वाह, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई। ये जो मेरी उम्र के, मेरे से भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है, जडेजा जी को भी पता है कि शीला के बहुत पहले एक रेशमा जवान हुई थी। पर जडेजा जी, अपनी दिक्कत यह है कि जब रेशमा जवान हुई थी तो हम लोग बच्चे थे, अब शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। अपना नंबर तो न तब लगा। बढ़िया है, बढ़िया। वाह, वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। पता ही नहीं चलता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा, अब तू ऐसा क्यों है, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ। अच्छा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? वाह, सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? वाह, वो फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, और मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वाह, वारी दीवानी। हाँ, समझ में आ जाए तो बता दिया करो कि बात पहुंच रही है आप तक। बढ़िया। वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा, और अगर छत पर आसाराम बापू होते तो, ये चिन्मयानंद जी महाराज ही होते तो, और हमारे लालू जी के लिए साहब, ये सुरेश मिश्र ने और कई कवियों ने बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिख रही कि साहब उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है। अरे वाह वाह, अभी वो जेल में है, पहले भी जेल में रहे, और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही हैं, उनके 100 थे, और 100 भी जबकि वो अंधे थे तब। और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? एक पिक्चर में तो माधुरी दीक्षित, एक श्रोता ताली बजा देगा, एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे ही आ रहे हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? और ये मेरी लंबी कविता है, चर्चित कविता है, लेकिन आज समय नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा, सुनी भी होगी नहीं बहुत। हाँ, मैं चलो ठीक, हाँ मैं थोड़ा अपने हिसाब से। ये कविता मैंने इसलिए लिखी थी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा, मुझसे बोला कि पापा
तुरु रुरु 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 तुरु तुरु कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब भी नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं। प्रश्न ऐसे उठपटांग पूछते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोले पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दिया यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है साहब? वो अगले हाँ, एक कविता के लिए बहुत संस्कार वाली वो सुनो। संस्कार वाली, हकले के बाद संस्कार। अच्छा बढ़िया कविता है। हाँ चलो, अब अगर आपके पास टाइम है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो 1.5 घंटे में तो गला ही खुलता है। नहीं नहीं मैं सही बता रहा हूँ आपको, हाँ मेरा गला ही 1.5 घंटे में। एक मतलब एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। इधर से आदेश हुआ है संचालक का, और संचालक जो भी होता है चाहे वो गंजाई क्यों नहीं हो लेकिन मंच का सुहाग होता है। तो ये आज हमारे मंच के सुहाग है, और सुहाग ऐसा हो तो उजड़ना ही ज्यादा ठीक है। मस्ती की बातें हैं। एक रोग होता है, एक बीमारी होती है। मैंने एक मनोवैज्ञानिक कविता लिखी, मनोवैज्ञानिक। एक रोग होता है, एक बीमारी होती है। मैंने कविता के माध्यम से कि यार अपन क्या समाज सेवा कर सकते हैं। अपन कवि हैं, मंचों पे जाते हैं। पंडित जी सुनना आप, तो अपन कविता के माध्यम से क्या समाज सेवा कर सकते हैं। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर काव्या भी नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं। तो मैंने कविता से बीमारी का इलाज करने का मेरा प्रयास देखिएगा। एक रोग होता है हकलाने का। इसमें रोगी मरीज बीमार बोलता बोलता अटक जाता है, अलग अलग हकलाता है। अलग अलग रोगी अलग अलग शब्द पर अटकता है, कोई अ पे, कोई म पे, कोई स पे, कोई द पे। वैसे यह हंसी मजाक का विषय है, लेकिन मैंने इसमें से बात निकालकर राष्ट्रीय संदर्भों से, कौमी एकता से, सांप्रदायिक सौहार्द से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास आपके बीच रखता हूँ। कहाँ तक सफल हो पाया हूँ वो आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी। समोसे से समय पे आप तक पहुँच जाएंगे, पहुँच रहे हैं। सुनिए, मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तो हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश। तो महेश बोला यार सुरेश। भैया अब हो गया ना समोसा आप? हाँ तो नहीं कवियों को तो रहने ही दो, अभी रहने दो। अरे नहीं भैया कवित्रियों को रहने दो। नहीं तो मैंने कहा तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश। तो महेश बोला यार सुरेश तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूँ। कम वक्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक क्या बात है, क्या बात। कम वक्त बोलते बोलते भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पे जाके आ पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया। आधे घंटे तक आई करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। आधे घंटे तक। और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहां से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं, जहां से हास्य व्यंग कविताएं जन्म लेती हैं। इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती हैं। मैं एक बार चेन्नई कवि सम्मेलन से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे। सामने गैलरी में से दूसरे भाई साहब आए, वो हकलाते थे। उन्होंने उनसे पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार पूछा, तीसरी बार भी कोई नोटिस नहीं लिया, तो गुस्से में झल्ला के उन्होंने कहा कि नहीं बताया तो मत बता, और ये कह के आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हद हो गई यार भाई साहब, उनको बोलने में वैसे ही दिक्कत आ रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया?
तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे। वो टाइम बता देता तो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है। और मुश्किल से इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब कि दूसरी घटना घटित हो गई। टीटी महोदय आए और संयोग आप देखेगा कि टीटी जी भी हकले, और उन्होंने भी आते ही सबसे पहले उसी से पूछा कि टिकट। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला और कहा गुम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने अगले प्लेटफार्म पे जीआरपी वालों को बुलाया और प्लेटफार्म पे उतार लिया। ले जा करके टीटी ने जीआरपी के थाने में खड़ा कर दिया और टीटी ने थानेदार से कहा साहब ये मेरी नकल निकालता है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, ये यही मेरी अब इसे आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूं। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। हालांकि बाद में ये केस कोर्ट में भी गया था। हाँ, पर कोर्ट का ही बात आपको नहीं बताऊंगा, कविता बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि अरे साहब लंबी कविताएं अच्छी नहीं होती। लंबी कविता, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। ये दोनों कवित्रियां थी, अभी 4-5 साल पहले की बात है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने करवाया, वापी वगैरह के सारे उद्योगपति। 5,000 का तो टिकट था उस कवि सम्मेलन का, और जो उधर के सबसे बड़े अहमदाबाद के उद्योगपति थे वो सामने मतलब अध्यक्षता कर रहे थे, चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। तो हमारे एक कवि मित्र ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी। संयोग ऐसा हुआ कि इधर उनकी कविता चल रही थी और उधर उनका हार्ट अटैक आया और फाइल से लट गई। हाँ, तो वो जो उद्योगपति थे उनके लड़के ने वो कवि पे कोर्ट केस कर दिया कि साहब इनकी लंबी कविता की वजह से मेरे पिताजी की फाइल से लट गई। तो जज ने कहा कि कवि तुम्हारी लंबी कविता की वजह से देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा कि जज साहब जब तक उनकी फाइल सलटी तब तक मेरी कविता आधी ही हुई थी, मैं पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो बड़े सब मैं एक बार आया तो सुरेश ने बुलाया, तो इसने कहा घर पे आ जाना, आयोजक थोड़ा सा कमजोर हालत में है तो होटल की व्यवस्था नहीं है, तो यहीं रुकने की व्यवस्था है। मैं पहुंच गया। अब वो सुरेश मिश्र का कार्ड लेके मैंने कहा सुरेश मिश्र देश के बहुत बड़े संचालक, बहुत बड़े पैरोडीकार, बहुत बढ़िया कवि। तो विजिटिंग कार्ड को देख करके उन भाई साहब ने कहा कि 5 मिनट तक पढ़ा ध्यान से, जबकि 5 सेकंड में पढ़ने की चीज़ है। 5 मिनट वो भाई साहब बोले कि मैं समझ गया। मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे। वो बोला नहीं नहीं प। मैंने कहा पीछे वाले रोड पे। वो बोला नहीं नहीं प। मैंने कहा ये पतली वाली गली में। वो बोला नहीं नहीं। अरे प्लीज, मतलब हो सकता है आपने टीवी पे सुन रखी हो, या पर बाकी का मजा मत बिगाड़िए प्लीज। तो पतली वाली गली में। उसने कहा नहीं नहीं। अब वो भला आदमी पैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो मैंने कहा पीछे वाली गली में। वो बोला नहीं 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 मैंने कहा वो बोला, मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पे रहते हैं क्या? वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कह रहा पता नहीं। और ये कोई चुटकुले नहीं साहब, पिछले दिनों टीवी पे 2020 के मैच देख रहा था। अब ये सुनने से ज्यादा देखने का है, गौर से देखना, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। तो टीवी पर 2020 के मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, बोला मांगो हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही। मैंने पहले ही कहा था देखने का है। एक वायुयान जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेस ने घोषणा की, यात्रियों से निवेदन है
इसका इंजन खराब हो गया है। कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधें, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदें, मन में 10 तक गिनती गिने, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दें, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे, पैराशूट खुल जाएगा। उस प्लेन में एक हकला बैठा हुआ था, वो एयर होस्टेस से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा आप 10 तक मत गिनना। अच्छा है, आप 3 तक ही गिनना, वरना 10 के चक्कर में फाइल सलट जाएगी। और एक बिल्कुल सत्य घटना टीवी पे भी आपने सुनी होगी, तो पर जिसने सुन रखी हो बीच में मत बोलना, बहुत मजा देगी, आनंद देगी सत्य घटना। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर वाले की धार्मिक पुस्तकों की स्टॉल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह होती है, तो 5-6 साल पहले की बात है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने 1 लाख गीता जी की पुस्तकें छपवा ली। 50-60 हजार का स्टॉक पुराना पड़ा हुआ था। अब किताबें बिक नहीं रही, मैनेजमेंट बड़ा परेशान। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करके तय किया कि ऐसा करते हैं कि एजेंट बना देते हैं, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, अपनी किताबें बिक जाएगी। उन्होंने अखबार में ऐड दिया, 10-15 दिन तक इंटरव्यू लिया, चले, बहुत नौजवान गए। ये चौथे दिन की बात है, सुबह 11:30 बजे की। एक हकला नौजवान इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया, उससे नाम पता पूछा तो उसने अटक अटक के बताया। तो उन्होंने कहा यार तेरे से तो बोला ही ढंग से नहीं जा रहा, तू बेचेगा कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं गारंटी से। बोले गारंटी से? पिछले साल हमने अच्छे स्मार्ट नौजवानों को 50 किताबें दी थी, साल भर हो गया अभी तक नहीं बेच पाए। बोले आप चिंता ही मत करो। फिर बोले आप ही थे क्या? अरे मुझे क्या पता, इंटरव्यू देने वाले खुद ही यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने कहा चिंता, जब इतने कॉन्फिडेंस से कहा तो उन्होंने कहा यार इन्हें भी 50 किताबें दे दो, चलो ये भी 2-5 इस साल भर में बेच बाच के पैसे दे देंगे। ये सुबह 11:30 बजे की घटना है। उसी दिन, ठीक उसी दिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, 4:30 बजे शाम को लाइन लगी हुई है, इंटरव्यू चल रहा है। वही हकला नौजवान पसीने में तरबतर, बाल बिखरे हुए, बदहवास हालत में भागता हुआ आता है, सीधा केबिन में घुस जाता है और जाके 50 गीता जी के पैसे टेबल पर रख देता है। मैनेजमेंट तो आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा यार तेरी नौकरी भी पक्की, तेरी नौकरी भी पक्की, तेरा कमीशन भी दुगना, लेकिन तू ये बता तूने इतनी जल्दी बेची कैसे? अब उसने जो बताया, प्लीज बीच में कोई मत बोलिए, मजा लेने दीजिए सबको और वो घटना का आनंद लीजिए। उसने कहा कि मैं डोर टू डोर गया, बेल दबाई, दरवाजा खुला, मैं बोला ये गीता है, खरीद रहा है कि पूरी पढ़ के सुनाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। कि एक बार अंडे वाले के ठेले पे जाके अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले, मैं राजनीति पर एक व्यंग कर रहा हूँ, और पंडित जी देखिएगा व्यंग में अगर गाली भी दी जाती है तो कैसे मखमल में लपेट कर दी जाती है, किस तरीके से, किस सलीके से दी जाती है, उस सलीके पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और उसके पहले एक बात मैं पूरे मंचों पे कहता हूँ, बहुत पहले से कहता हूँ कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जायज़ या नाजायज किसी तरह का कोई संबंध नहीं। हाँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न मैं भाजपा का आदमी हूँ, और आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूँ, क्योंकि जो काशीराम की नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है, उस पर अपने तरीके से एक व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले हम स्कूल के मार साहब ने उससे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कहने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में राज्यपाल ने अशोक गहलोत को शपथ ही ग्रहण करवा दी। बहुत अच्छा।
इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में अशोक गहलोत को शपथ ही ग्रहण करवा दी। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूँ दोस्त, यह है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूँ, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश, तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है। ये बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द माइंड बॉदरेशन में इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूँ। और संतोष जी ने जो सम्मान पुरस्कार दिया है वो पढ़े लिखे कवि को ही दिया है, हालांकि सब कवि पढ़े लिखे हैं। और मैं तो एक बात पूरे देश के मंचों में 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में जनता की पुकार में साहित्य कला मंच पर बरसों से कहता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान विश्व में एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहाँ की 100% साक्षरता है। 125 करोड़ की आबादी में एक भी आदमी बिना पढ़ा लिखा नहीं है। हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के तो जूते और चप्पल ही BSc होते हैं, तो आदमी बिना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है। हाँ, मेरी जरूर बचपन से अंग्रेजी कमजोर थी। मुझे 5वीं तक A for एप्पल, 7वीं तक A for एप्पल, B for बेबी नहीं आता था। मेरे मास्टर जी बड़े परेशान। तो राजस्थान के जिस भाग में मैं रहता हूँ, हाड़ौती में, तो उन्होंने हाड़ौती भाषा में मुझे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यार तू ऐसे नहीं समझेगा, ए लिख दिया बोर्ड पे, A for अमरिया की बू। राजस्थान में बू पत्नी को, धर्म पत्नी को, इनको बोलते हैं। इधर भी बोलते हैं क्या? नहीं, कंफर्म कर लेना चाहिए। गुजरात में तो बहन जी बोलते हैं। हाँ वहाँ तो अरे भाषा का बड़ा चक्कर है जडोरिया जी। अब आपने राजस्थान को या कि बिहार में चल के झारखंड में इंटीरियर में सर्विस करवा। अब आपने तो खाटलो बोल रहे, खाट ने पलंग ने, उन्हें कहीं याद या धर्म पत्नी ने खाटलो बोल रहे तो उन्हें मकान तलाश करे हो तो मकान मालिक पूछियो कि ताके खाटलो है, बोलो है, तो उन्हें मकान किराए पर दे दियो। अब वो 2-3 महीना रहो, होली की छुट्टी लगी, होली में राजस्थान आयो, राजस्थान से फाचो ही वहाँ झारखंड गयो। तो जाता ही मकान मालिक ने पूछे खटोलो नहीं लाया, तो कहे अब का सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब के बार नहीं ला पायो, अब के जाऊँगा तब ले आऊँगा। कोई बात नहीं। अब वो किराएदार बेचारो फटी सी चटाई पे दरी बिछा नीचे सो हुआ। अब मकान मालिक के पास एक चारपाई पड़ी तो उन्हें दे दी, तू यहीं पे सो जा। 2-3 महीना तक गुजर गया। फिर दिवाली की छुट्टी आ गई, वो फिर राजस्थान आ गया। फिर वापस जब झारखंड गयो दिवाली कर, तो जाता ही मकान मालिक ने फिर पूछी उसे कि तू ये बार भी खाटलो नहीं लायो। बोले जी मैं खटोलो लावा की कहाँ जरूरत है, मारो काम तो थाका खटोलो से ही चल रही है। अच्छा है। बोलो नहीं जी नहीं, आशा नहीं हो। बोले कशा नहीं हो, 4 महीना से हो रही है। मकान मालिक अपनी जगह पे सही है, किराएदार अपनी जगह पे सही है, लेकिन भाषा ने उन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न कर दिया। तो कई बार ऐसा हो जाता। तो मास्टर जी ने मुझे समझाया A for अमरिया की बू, B for बाबू की बू, C for चीतर की बू, M तक उन्होंने समझा दिया, मैंने रट लिया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी सबसे अच्छी कौन जानता है। अपन ने हाथ खड़ा किया सबसे पहले। अब मास्टर जी को तो पता था कि ये तो वैसे ही टोड़ मटोड़ है। बोलो तू नीचे कर। मैंने काय को कर, जब मेरे को आता है तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा अच्छा तुम खड़े हो। उधर W लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। अपन ने M तक ही पढ़ा था। मैंने कहा साहब ये है तो मांगिया की वो, पर अब ये पता नहीं आज। अच्छा है। तो साहब अब अपन तो राजस्थानी आदमी। अब एक बार मैडम ने मेरे से पूछ लिया, बोले वो छज्जे पे कौवा बैठा है, इसकी हाड़ौती वो बनाओ, ट्रांसलेट करो इसको राजस्थानी में। मैंने कहा मैडम दिस इज कागला सिटिंग ऑन डागला। तो अपन तो जितना जानो उतना जरूर तानो। तो अपन ने ऐसे काम चल। मैं दुबई जब जाने लगा 2004 में, तो वो आयोजक और जो कवि जा रहे थे उन्होंने कहा यार वहाँ अंग्रेजी आनी चाहिए, तेरे को आती है? अब आती तो नहीं थी, फिर अपन ने तो ठोक दी कि आती है, विदेश का मामला था। तो उनको फिर भी डाउट हुआ, तो उन्होंने कहा कि तो अच्छा ऐसा करते हैं तेरा टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो खंबे के पास हरे सलवार सूट में लड़की खड़ी है उसको अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। तो मैंने कहा क्या इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने कम हियर। वो लड़की यहाँ आ गई। अब उसको फिर भी डाउट हुआ कि हो सकता है आधी अधूरी आती हो। अब उसने कहा कि ऐसा करो इसको वापस अंग्रेजी में खंबे के पास भेजो। अब इसकी अपने को आती नहीं थी।
तो अपन खुद ही उस खंबे के पास चले गए। तो राजस्थानी आदमी तो जुगाड़ से काम चला लेता है। जो दुबई गए वहां बड़ा संकट हो गया। वो जो आयोजक गाड़ियां लेके आ रहे थे वो कहीं जाम में फंस गए, हम एयरपोर्ट पे खड़े, अब वो एड्रेस पूछ रहे, वो आयोजक आए नहीं, फोन लगे नहीं, वो जाम में फंस गए। अब वहाँ हिंदी में वो पूछे तो वो तो हिंदी समझे नहीं वहाँ के लोग, तो हम पूछ रहे कि ये एड्रेस वो एड्रेस, तो वो एक आया बोले भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ पे कोई भी वो, तो फिर मैंने कहा यार कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम 5 कवि थे और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब तक ये लाफ्टर शो में नहीं आया था, राजू श्रीवास्तव को दुबई सबसे पहले मैं ले गया था मेरी टीम में, उसके बाद वो लाफ्टर शो में आया 2004 के बाद। तो मैंने कहा ऐसा करो, चारों पांचों सबके पास पेन थे, मैंने कहा पेन दो। 5 पेन इकट्ठे किए, एयरपोर्ट पे यूं खड़े करके जोर से चिल्लाए, मैंने कहा 10 रुपए के 5, 10 रुपए के 5, 10 रुपए के 5। इतने में एक आदमी आया, सुन के दौड़ा था, अरे बोले भाई साहब कर क्या रहे हो, यहाँ हिंदी कोई नहीं जानता। मैंने कहा हो गया काम, तू बता एड्रेस। बढ़िया बढ़िया। हाँ तो सब जुगाड़ तो जुगाड़ है कि एक बार अंडे वाले के ठेले पे जाके आए, पे अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मार साहब ने उससे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा, उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन वसुंधरा राजे कहने में इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में राज्यपाल ने अशोक गहलोत को शपथी ग्रहण करवा दी। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूँ दोस्त, ये है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूँ, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश, तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, और मनहर जी से जो कुछ मैंने सीखा उन 10-15 सालों में, अगर आपको लगे कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है और वो क्या रहे होंगे जिन्होंने उनको नहीं सुना, तो सुनिएगा कविता का टर्निंग पॉइंट। तो मैंने कहा यार तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है? ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, मुझे पता यहाँ कौन नहीं हकलाता है। कुर्सी के भय से कानून हकलाता है, कानून के भय से इंसान हकलाता है, इंसान के भय से ईमान हकलाता है। अरे हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है। बहुत बढ़िया। हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है, कुल मिलाकर सारा हिंदुस्तान हकलाता है। एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। वाह। किसी पार्टी या दल का नाम नहीं ले रहा हूं साहब, हर सरकार। और ध्यान से सुनना बात क्या कहना चाहता हूं, कहां कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है कि इस हकलाहट में अपनी राह से भटक जाती है। और ह से हम, ह से हिंदी, ह से हिंदू, ह से हमारा, और ह से हिंदुस्तान कहने में 70 साल तक अटक गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ह से हम, ह से हिंदी, ह से हिंदू, ह से हमारा, और ह से हिंदुस्तान करने में 70 साल तक अटक जाती है। हकलाते सब हैं दोस्त, अंतर केवल इतना है, कोई ह हिंदू पर हकलाता है, कोई मुसलमान पर हकलाता है, कोई गीता पर हकलाता है, तो कोई का कुरान पर हकलाता है। और यह हकलाहट का रोग तेरे परिवार तक ही सीमित नहीं है प्यारे, पूरे देश में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके खड़ा हुआ है। और फिलहाल तो ये हिंदुस्तान र से राम और र से रहीम में अटका हुआ पड़ा है। बहुत र से बढ़िया। राम और साहब बस थोड़ी सी 5 मिनट और रुक जाइए भाभी जी। मैं अभी यहाँ पर चर्चा आई वीर रस के बारे में, उन्होंने बोला कि साहब वीर रस ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वीर रस के कवि ही देशभक्त होते हैं। हर कवि चाहे वो गीतकार हो, हास्य का हो, देशभक्त होता है, उसकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है। भाई साहब संस्कार वाले, संस्कार एक दो नहीं, संस्कार वाले, संस्कार वाली। बहुत बढ़िया। तो पर इसमें एक शर्त है, वैसे तो इतनी कम भीड़ में शायद ही मैंने ये कविता कहीं सुनाई होगी, और बड़ी ज़्यादा भीड़ में भी नहीं सुना था साहब इस कविता को। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ज़्यादा भीड़ में भी नहीं सुना था, ज़्यादा भीड़ में भी नहीं सुना था, क्योंकि ये कविता एक अच्छे श्रोताओं के लिए ही लिखी, और मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता है जो मैं सुना रहा हूँ। तो हैं नहीं हो ना, इसीलिए सुना रहा हूँ।
पर अब मेरा निवेदन है कि कोई जाए नहीं बीच में। श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं तो इसलिए भी इसका वजूद बढ़ जाता है इस कविता का। हाँ ठीक है। एक जो संयुक्त परिवार जो टूट रहे हैं और एकल परिवारों की जो परिपाटी परंपरा चल रही है, जिससे आप भी मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा। आप यहाँ किसी व्यवसायिक मजबूरी के तहत रहते होंगे, लेकिन आपका परिवार कहीं गांव में रहता होगा, चाहे वो राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, कहीं भी। अगर इस कविता को सुनकर के दो लोगों की भी को भी अपने परिवार जन की किसी की याद आ जाए और दो पलकें भी नम हो गई, तो ये मेरा कविता सुनाना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले बीच में इसकी भूमिका में 4 पंक्तियों का एक हास्य का व्यंग का टुकड़ा आप तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद कविता शुरू करता हूं। कि हालात ये हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल में 5-5 हजार फ्रेंड हैं, लेकिन सगे भाइयों से बातचीत बंद है। ये वास्तविकता है। और इसी भावभूमि पर एक छोटा सा व्यंग देखिए कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। अच्छा है। कोई टेंशन नहीं। ये हालात हैं, वास्तविक हैं ये हालात। हाँ, वो कहते हैं ना कि साहब आजकल वहाँ अमेरिका में तो ईमेल पे ही शादियाँ हो रही हैं, तो अभी फिर भी भारत बचा हुआ है कि यहाँ ईमेल पे नहीं, कम से कम फीमेल से ही शादियाँ हो रही हैं। तो अभी इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं, थोड़ा बचा लीजिए। मैं सुनाना चाहता हूँ जी कि कहते हैं कि साहब हमने संचार में बहुत बड़ी क्रांति कर दी, पूरा विश्व एक जगह सिमट करके आ गया, बहुत नज़दीक आ गया। मैं उसका खंडन नहीं करता, लेकिन एक टिप्पणी केवल करना चाहता हूँ कि अणु और परमाणु ऊर्जा जो होती है, ये एक ही वस्तु दो जगह दो तरीकों से काम में आती है। अणु परमाणु ऊर्जा का उपयोग पंडित जी विकास में भी किया जाता है और विनाश में भी किया जाता है। अब ये करने वाले के ऊपर है कि वो उसका उपयोग क्या करता है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, कविता सुनिएगा कि 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार। मैंने कल्पना में लिखी थी ये कविता बहुत साल पहले, जब मोबाइल मैंने देखा भी नहीं था, केवल 4 मेट्रो सिटी में आया था। तो हम लोग जब कवि सम्मेलनों में आते थे तो लोग बाग जो सफ़र कर रहे होते थे मेट्रो सिटी वाले, वो बात करते थे कि ऐसा कोई यंत्र आ गया है, 1 सेकंड में फ़ोटो भेज दो, कितना बड़ा लेख हो, किताब की किताब भेज दो, बटन दबाते ही फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो भेज दो। ये सुनते थे। उसको सुन करके मैंने कल्पना में, और माँ शारदे, मेरी तो औकात हैसियत नहीं है कि इस कविता को मैं लिख सकूँ, माँ शारदे ने मुझसे लिखाई, लेकिन एक एक कल्पना, एक एक लाइन आज हकीकत हो चुकी है। सुनिए। 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार अजीबो गरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ आने लग गए, अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। मोबाइल पेजर से भी गए गुजरे हो जाएंगे। नाइयों के कोके और बुलावे देने के काम में आएंगे। हेलो, छज्जू नाई बोल रहा हूँ भाई जी, काका करोड़ी मल के पोते की है सगाई जी, सब परिवार आना है, चूल का नोता है। अरे आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। क्या बात है। आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। पिप पिप की आवाज के साथ काम वाली बाई के पेजर पर पिप पिप की आवाज के साथ कॉल आती है। पियोनी को बोतल से पाउडर का दूध पिला देना, फास्ट फूड खिलाकर आराम से सुला देना, और बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है कि दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। बहुत अच्छा है। बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है, दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। महानगरों में ये स्थितियां हैं साहब, 3-3 भाई एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन 6-6 महीने तक फेस टू फेस नहीं मिल पाते, फेसबुक पर ही मिलते हैं। ये स्थितियां हैं और आपने भी देखी होंगी। दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। ये सारे सीन तो एक छत के नीचे हैं, जबकि विज्ञान के ज्ञान में आज भी हम बहुत पीछे हैं। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। हम भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काहे के लिए रोते फिरेंगे, घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पढ़ेंगे। वाह। जैसे ही आप फैक्स से डीडी भिजवाएंगे या संतोष जी अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। और ये भी होने लग गया।
जैसे ही आप अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे, एक ही सांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट। और बीच में एक मजे की आनंद की पंक्ति आ गई है, उस समय चला करता था, अब तो बहुत साल हो गए, उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए कि रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में, वाटर रेट, रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में लोग अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढेंगे इंटरनेट में। और देखना भाई साहब, देखना भाई साहब, देखना भाई साहब, एक न एक दिन ये कंप्यूटर की क्रांति बहुत बड़ा कहर ढा जाएगी। और भूल से किसी बच्चे ने wwf.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्या बात है। भूल से किसी बच्चे ने wwf.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमारी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती। वो बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं। पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। अब नज़दीकियां देखना, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। मेरी ननद की जेठानी की भुआ सास की देरानी के पति, अच्छा, बहुत लंबा बाईपास है, क्या रिश्ता हुआ मुझे भी नहीं मालूम। मेरी ननद की जेठानी की बुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, एक दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में। 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। ये नजदीकियां। दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला, हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाह गृह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। क्या बात। हमारी हिंदू संस्कृति में सर 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक, ये अंतिम संस्कार होता है। वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई और परंपराएं खत्म हो गई। तब बात कहता हूं, सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाह गृह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। विद्युत शवदाह की भट्टी ने दादाजी के शव को पल भर में फूंक दिया। मुझे एक बार ऐसा लगा जैसे इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने सभ्यता, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाजों के मुंह पर थूक दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाह गृह का बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई। और दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। और ये भी सब हो रहा है, सब हो गया, अखबारों में पढ़ते होंगे आप। दूसरे दिन तो, और तीसरी पंक्ति इससे भी ज्यादा थोड़ा तीर की तरह आपके कलेजे के आर पार निकलेगी। और वो भी घटना घट चुकी है, कई बार घट चुकी है अखबारों में आज। दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है। इसी का नाम 21वीं सदी है जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है। संबंध तो है पर संस्मरण नहीं है। कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल है, समीकरण नहीं है। अलगाव है, लगाव नहीं है। वेदना है, संवेदना नहीं है। आभास है, एहसास नहीं है। अरे और तो और आज आदमी को खुद अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं। भाई साहब प्लीज 2 मिनट बाद, 2 मिनट अभी। हाँ, क्लाइमैक्स है ये। मैंने 100 तर्क गिनाए विज्ञान की उन्नति के, प्रगति के। तर्कों के इस तराजू के एक पलड़े पर ये 100 तर्क रखता हूं और दूसरे पलड़े पर केवल एक तर्क। अगर वो एक तर्क इन 100
के नज़दीकियाँ वास्तव में होती क्या हैं। महानगरों में मुश्किल है साहब, माफ़ करना, छोटे कस्बों में, गाँव में आज भी देखने को मिल जाती हैं। और आपको लगे कि मेरा एक तर्क उन 100 तर्कों पे भारी है, बस बिल्कुल शांति से सुन लीजिए। मेरी कविता नहीं है, मेरी पूजा है, मेरी आरती है, मेरा अजान है। और जैसा चित्र मैंने देखा, ये मतलब यूँ मान लीजिए कि वीडियो तो नहीं है, ऑडियो भी नहीं है, लेकिन जैसा मुझे दिखा वो मैंने कागज़ के कैनवास पर अपनी कलम से माँ शारदा ने मुझसे उतरवा दिया। नज़दीकियाँ होती कहीं, भाई साहब बैठ जाए, प्लीज़ बैठ जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाए। कि नज़दीकियाँ होती क्या हैं। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। बात बंद कर दीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ आपके। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था, कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांस ढलती थी, ताई जी दादी जी की पख्तलियों में सरसों का तेल मलती थी। ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे, बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। मेरी पत्नी सुबह शाम गीले कपड़े से दादी जी का बदन पोछा करती थी। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती थी। चाचा और चाची रात रात भर पैर दबाते रहे। मेरे पिताजी दादी जी का सर अपनी गोद में रख कर के रात रात भर सहलाते रहे। अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही थी। अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही थी। सबकी आंखों से आंसू की गंगा जमुना बही जा रही थी। दादी जी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हवा में लहराता था। जैसे ही हाथ हवा में लहराकर परिवार के किसी भी सदस्य के सर से टकराता था, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो, यह वाक्य अनायास उनके श्रीमुख से निकल जाता था। यह वाक्य अनायास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ठाका परिवार का, आप सबका, कि इतनी देर तक आप लोग बैठे कविताएं सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बधाई के लिए सुरेंद्र यादव जी के लिए तालियों का, जितने लोग हैं उतने लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं साहब। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर आप भी। संतोष जी ने चाहा तो अगले साल फिर यही मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।